हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू लीगल सब्जेक्ट। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं टेम्परेरी इंजंक्शन, जो ऑर्डर 39 रूल 1 to 5 ऑफ सीपीसी में गिवन है, और रेस्ट 6 to 10 इंटरलोकेटरी ऑर्डर से डील करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हर कोर्ट का पर्पज़ है जस्टिस देना अपनी पावर्स को यूज़ करके, जिससे फुल और कंप्लीट जस्टिस दे सके जिस पर्सन के राइट और लाइबिलिटीज़ इन्फ्रिंज हुए हैं। अब इंजंक्शन का स्टैचुटरी प्रोविजन सीआरपीसी, सीपीसी और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में प्रेजेंट है। अब सबसे पहले इंजंक्शन का मतलब देखते हैं। मतलब कोई ऑर्डर या जजमेंट जिससे पार्टी को या तो कोई एक्शन करने से रोका जाता है या फिर कोई एक्शन करने की रिक्वायरमेंट होती है उस पर्टिकुलर थिंग पर। इसके बाद हम देखते हैं स्टे और इंजंक्शन में डिफरेंस क्या होता है। दोनों सेम नहीं होते। स्टे मतलब होता है कोर्ट्स की प्रोसीडिंग पर स्टे लगा देना, बट इंजंक्शन का मतलब होता है कि ऑर्डर इशू करना पार्टी को, जिससे पार्टी को कोई एक्ट करने से रोका जाए। अब हम देखते हैं टेम्परेरी इंजंक्शन का मतलब किसी पर्टिकुलर पार्टी को कोई स्पेसिफाइड एक्ट करने से रोकना, टेम्परेरी रिस्ट्रेन लगा देना जब तक सूट डिस्पोज ना हो जाए या फिर कोर्ट के फर्दर ऑर्डर ना आ जाए, तब तक टेम्परेरी इंजंक्शन दी जा सकती है। इसके लिए सीपीसी में प्रोविज़न है ऑर्डर 39। ये सूट के किसी भी स्टेज पर दिया जा सकता है। ये प्रोविज़न स्टैचुटरी सपोर्ट करता है नेचुरल जस्टिस एंड इक्विटी को। कोर्ट के पास पावर है कि वो इंटरिम रिलीफ ग्रांट कर सकती है जब सूट पेंडिंग हो। इसका मेन ऑब्जेक्ट देखते हैं क्या है। इसका मेन ऑब्जेक्ट है स्टेटस क्यू को मेंटेन और प्रिजर्व करना प्रोसीडिंग के टाइम पर, जब तक मैटर फाइनली रिजोल्व ना हो जाए। अब स्टेटस क्यू का मतलब होता है कि ऑर्डर पास किया है जज ने, जिसमें वो पार्टीज़ को रोकता है कोई एक्शन या कोई एक्ट करने से जब तक मैटर रिजोल्व ना हो जाए। अब एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। राम एंड श्याम दो पर्सन हैं। श्याम ने एक अपार्टमेंट रेंट पर लिया है। श्याम एक टेनेंट है और श्याम फेल हो जाता है रेंट पे करने में, तो राम कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है कि इंजंक्शन ग्रांट करे टेनेंट के अगेंस्ट कि प्रॉपर्टी का कंटिन्यू यूज़ हो। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इंजंक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं परमानेंट इंजंक्शन। होता है कि पार्टी को स्पेसिफाइड एक्ट करने से रोकना हमेशा के लिए। मतलब परमानेंट इंजंक्शन की गवर्न है बाय सेक्शन 38 to 42 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। तो परमानेंट इंजंक्शन सीपीसी का पार्ट नहीं है, बट टेम्परेरी इंजंक्शन है। टेम्परेरी इंजंक्शन होता है कि पार्टी को कोई स्पेसिफाई एक्ट करने से रोकना टेम्परेरी वे में, और टेम्परेरी इंजंक्शन को रेगुलेट किया जाता है बाय ऑर्डर 39 ऑफ सीपीसी। और भी बहुत टाइप के इंजंक्शन होते हैं, जैसे कि कोई पर्टिकुलर एक्ट को करने से प्रिवेंट, प्रोहिबिट और रिस्ट्रेन कर देना, या फिर मैंडेटरी कर देना, मतलब कि किसी पर्टिकुलर एक्ट को करने से कंपेल, कमांड करना कि पर्टिकुलर एक्ट करना है, या फिर डिफेंडेंट को कमांड कर देना कुछ पॉजिटिव एक्ट करने के लिए। कुछ इंजेक्शन इस टाइप में भी हो सकते हैं, जैसे कि एड इंट्रीम और इंट्रीम। एड इंट्रीम मतलब ये इंजेक्शन ग्रांट की जाती है एप्लीकेशन को फाइनली डिसाइड किए बिना। इंट्रीम इंजेक्शन ग्रांट की जाती है तब मेन एप्लीकेशन फाइनली डिसाइड हो जाए तब। टेम्परेरी इंजंक्शन को ग्रांट करने के 4 ग्राउंड्स हैं मेनली। अगर ये 4 कंडीशन फुलफिल होती है तभी टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट किया जाएगा। फर्स्ट, प्राइमा फेसी। सेकंड, इर्रिपेरेबल इंजरी। थर्ड, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। थर्ड, फेयर एंड ऑनेस्ट। ये जो ग्राउंड है इनका बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिफ के ऊपर लाई करेगा, बिकॉज वो रिलीफ के लिए प्रे करता है कोर्ट से। तो ऑब्वियस सी बात है कि बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिफ पर लाई करेगा। अगर वो ये सब ग्राउंड की कंडीशन फुलफिल नहीं करता है तो टेम्परेरी इंजंक्शन कोर्ट उसको ग्रांट नहीं कर सकती है। अब हम फर्स्ट ग्राउंड को डिस्कस करते हैं, दैट इज़ प्राइमा फेसी। जब कोर्ट सेटिस्फाई होगी कि एप्लीकेंट के पास ट्रायल जाने के लिए एक प्राइमा फेसी है। प्राइमा फेसी मीन्स बेस्ड ऑन फर्स्ट इम्प्रेशन। मतलब जब कोर्ट को लगता है कि प्लेंटिफ को रिलीफ देने की प्रोबेबिलिटी हो। ये ज़रूरी नहीं है कि प्लेंटिफ सूट में प्रॉपर्टी का टाइटल ही इस्टेब्लिश करे, बस फेयर क्वेश्चन शो होना चाहिए उस सूट के लिए, वो इनफ है। कोर्ट सेटिस्फाई होना चाहिए कि बोनाफाइड डिस्प्यूट रेज हुआ है बाय एप्लीकेंट, जो कि आर्ग्यूबल केस है फॉर ट्रायल, जिसमें इन्वेस्टिगेशन की नीड हो या फिर मेरिट्स के बेस पर डिसीजन हो। इन कंडीशन में एप्लीकेंट एंटाइटल्ड है कि वो रिलीफ के लिए क्लेम कर सके। प्राइमा फेसी राइट एक कंडीशन है जहाँ पर टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट की जा सकती है, अगर कंडीशन फुलफिल होती है। अब डिस्कस करते हैं सेकेंड ग्राउंड को, इर्रेपरेबल इंजरी।
ओनली प्राइमा फेसी का ग्राउंड ही सेटिस्फाई करके एप्लीकेंट एंटाइटल नहीं है टेम्परेरी इंजेक्शन के लिए, बल्कि सेकेंड कंडीशन जो इरेपेबल इंजरी है वो भी सेटिस्फाई होनी चाहिए कि एप्लीकेंट इरेपेबल इंजरी भी सफ़र कर सकता है अगर इंजेक्शन ग्रांट नहीं की जाएगी एप्लीकेंट को। तो टेम्परेरी इंजेक्शन ग्रांट करने से पहले कोर्ट को नेसेसिटी है कि वो सेटिस्फाई करे खुद को कि अगर वो टेम्परेरी इंजेक्शन को ग्रांट करने में फेल हो गया तो प्लेंटिफ के ऊपर जो लॉस और इंजरी इन्फ्लिक्ट होगी उसको मॉनेटरी टर्म में कंपनसेट नहीं कर सकते, और वहाँ कोई और अदर रेमेडी भी नहीं है एक्सेप्ट इंजेक्शन। और प्लेंटिफ को नहीं, कोर्ट की ड्यूटी है कि प्लेंटिफ को प्रोटेक्ट करे इंजरी और लॉस से। तो इसलिए इंजेक्शन ग्रांट करना एक इक्विटेबल रिलीफ है जो कि वो इस पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं जब जुडिशली किसी चीज़ को प्रिवेंट करना हो, नेसेसरी हो एप्लीकेंट के इंटरेस्ट और राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। वैसे किसी लॉस और इंजरी को कंपनसेट कर सकते हैं, लेकिन इंजरी अगर इरेपेबल होगी जहाँ कोई अप्रोप्रिएट मनी उस चीज़ को कंपनसेट नहीं कर सकती, उसके लिए टेम्परेरी इंजेक्शन कोर्ट ग्रांट कर सकती है। थर्ड ग्राउंड को डिस्कस करते हैं, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। थर्ड कंडीशन आती है इंटरिम इंजेक्शन ग्रांट करने के लिए, जिससे बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस एप्लीकेंट के फेवर में होनी चाहिए। सबसे पहले कोर्ट देखती है कि बोनाफाइड कंटेंशन है पार्टीज़ के बीच में। अगर टेम्परेरी इंजेक्शन इशू नहीं करती है कोर्ट तो वो परमानेंट इंजेक्शन पर लाई करेगी बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस के साथ। मतलब जिन केसेस में चांसेस होते हैं परमानेंट इंजेक्शन प्लेंटिफ सूट के लिए, वहाँ कोर्ट टेम्परेरी इंजेक्शन अलाउ कर देती है और साथ ही प्रिज्यूम करती है कि अगर सूट परमानेंट इंजेक्शन के लिए सक्सीड हो गया तो कोर्ट देखता है कि अगर टेम्परेरी इंजेक्शन इशू कर दिया जाए फिर बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस किसके फेवर में लाई करेगा। 39 रूल 1 और 2 के अंदर जो एप्लीकेशन कंसीडर करती है तो कोर्ट बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस को एक्सक्लूड नहीं कर सकती है। अगर इनकन्वीनियंस की वजह से पार्टीज़ बाउंड हो रही है तो कोर्ट की ड्यूटी है कि वो उस इनकन्वीनियंस प्लेंटिफ को कंसीडर करे डिफेंडेंट के इनकन्वीनियंस के अगेंस्ट। अगर कोर्ट को लगता है कि इंटरिम इंजेक्शन के लिए रिफ्यूज़ कर दिया जिससे प्लेंटिफ इनकन्वीनियंस होगा तो कोर्ट इंजेक्शन ग्रांट कर देगी। अगर कोर्ट को लगता है कि इंटरिम इंजेक्शन से डिफेंडेंट इनकन्वीनियंस होगा तो कोर्ट रिफ्यूज़ कर देगी। ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि इंजेक्शन ग्रांट करे या रिफ्यूज़ करे। अगर कोर्ट बिना किसी कंपैरेटिव इक्विटीज़ को कंसीडर किए और जो भी कंडीशन है इंजेक्शन के लिए वो फिलफिल किए बिना कोर्ट टेम्परेरी इंजेक्शन ग्रांट करती है तो वो डिसीजन में चैलेंज किया जा सकता है। यहाँ पर कोर्ट ग्रांट करती है इंटरिम इंजेक्शन जिसका रिजल्ट इनजस्टिस होता है अपोजिट पार्टी के लिए, तो ये सिर्फ एक पावर नहीं है बल्कि एक ड्यूटी भी है कोर्ट की कि वो उस टाइम फाइनल ऑर्डर पास करे, उस इनजस्टिस को अंडो करे और स्टेटस क्यू को रिस्टोर करे। अब हम देखते हैं फोर्थ ग्राउंड को जो कि बात करता है फेयर एंड ऑनेस्ट की। अब तक 3 ग्राउंड्स हमने देखे जो कि इंजेक्शन ग्रांट होने के लिए उन कंडीशन को फुलफ़िल होना पड़ेगा। ये रिलीफ इक्विटेबल नेचर के हैं। तो फोर्थ ग्राउंड में ये है कि प्लेंटिफ फेयर और ऑनेस्ट होना चाहिए। प्लेंटिफ को शो करना पड़ेगा कि उसके बिहाफ पे कोई फॉल्ट या कोई अनफेयर या कोई इनइक्विटेबल डील नहीं हो रही है पार्टी के अगेंस्ट, और बस ये शो करना है उसको कि उसका कंडक्ट फेयर और ऑनेस्ट है। अब हम बात करते हैं कि कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसके लिए प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों ही इंटरिम इंजेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं किसके अगेंस्ट इंजेक्शन इशू कर सकते हैं। सिर्फ पार्टी ही इंजेक्शन इशू कर सकते हैं, किसी स्ट्रेंजर के अगेंस्ट नहीं होगा या किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट भी इशू नहीं कर सकते इंटरिम इंजेक्शन, और ना ही किसी पर्टिकुलर कोर्ट किसी जुडिशियल ऑफिसर के अगेंस्ट भी इंटरिम इंजेक्शन इशू नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं इंजेक्शन किस सूट में ग्रांट हो सकते हैं और किस सूट के अगेंस्ट इंजेक्शन ग्रांट कर सकते हैं। इंटरिम इंजेक्शन का प्रिंसिपल है स्टेटस क्यू को मेंटेन करना। इसमें कुछ केसेस है जहां पर इंटरिम इंजेक्शन ग्रांट हो सकती है बाय कोर्ट। अब देखते हैं इंटरिम इंजेक्शन किस सूट और किस केसेस में ग्रांट नहीं हो सकते हैं और किस सूट के अगेंस्ट इंजेक्शन ग्रांट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ लिस्ट ऑफ केसेस है जहाँ पर इंजेक्शन ग्रांट नहीं हो सकती है। कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है जो केसेस ऑर्डर 39 के अंडर कवर नहीं होते बट इंटरिम इंजेक्शन ग्रांट किया जाता है,
बाय कोर्ट, तो वो इनहेरेंट पावर है कोर्ट के पास अंडर सेक्शन 151 ऑफ CPC। अब आता है रूल 3 जो नोटिस की बात करता है एक्स पार्टी इंजेक्शन के लिए। कोर्ट इंजेक्शन ग्रांट करने से पहले अपोजिट पार्टी को नोटिस देगी, जो भी कोर्ट के रीजंस होंगे उनको रिकॉर्ड करेगी उस ओपिनियन के लिए कि इंजेक्शन ग्रांट करने का ऑब्जेक्ट डिले को डिफीट करना है। और एप्लीकेंट को रिक्वायरमेंट है कि वो अपोजिट पार्टी को एफिडेविट की एक कॉपी एप्लीकेशन के सपोर्ट में और प्लेंट की कॉपी और डॉक्यूमेंट की कॉपी जिस पर एप्लीकेंट रिलाइज कर रहा है सब अपोजिट पार्टी को दे। फिर आता है रूल 3A जो कि ऐड हुआ था अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ये रूल लेट डाउन करता है कि जब एक्स पार्टी इंजेक्शन दिया जाता है तो कोर्ट रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे कंक्लूजन के लिए कि ये इंजेक्शन ग्रांट करने का ऑब्जेक्ट डिफीट करना था जो डिले हो रहा था। कोर्ट ऑर्डर देगी एप्लीकेंट को कि वो एप्लीकेशन की कॉपी और अदर डॉक्यूमेंट अपोज पार्टी को भेजे। इस केस में अगर कोर्ट उस एप्लीकेशन को फाइनली डिस्पोज करेगी तो 30 डेज़ के अंदर जब से एक्स पार्टी इंजेक्शन ग्रांट हुआ था, और अगर कोर्ट को लगता है कि विद इन 30 डेज़ एप्लीकेशन को डिस्पोज करना डिफ़िकल्ट है तो वो रीजंस रिकॉर्ड करेगी कि क्यों 30 डेज़ के अंदर वो उस एप्लीकेशन को डिस्पोज नहीं कर पा रहे हैं। रूल 3 ऑफ ऑर्डर 39 एप्लीकेंट को रिक्वायर है कि वो अपोजिट पार्टी को इशू करे नोटिस इंजेक्शन ग्रांट करने से पहले, एंड कोर्ट के पास पावर है कि वो एक्स पार्टी इंजेक्शन ग्रांट कर सकते हैं बिना कोई नोटिस दिए और हियरिंग के पार्टी जो पार्टी उस ऑर्डर से अफेक्टेड होगी। ये एक्सेप्शनल केसेस में एक्सरसाइज किया जा सकता है। अब रूल 4 बात करता है वेरिएशन, डिस्चार्ज और सेट असाइड की। मतलब जो ऑर्डर दिया गया था इंजेक्शन के लिए उसको वेरिएशन, कैंसिल या सेट असाइड कर सकती है कोर्ट अगर कोई पार्टी सेटिस्फाई नहीं है उस ऑर्डर से। अगर कोई पार्टी फॉल्स या मिसलीड स्टेटमेंट देती है जिसकी वजह से इंजेक्शन ग्रांट किया जाता है बिना कोई नोटिस दिया अपोजिट पार्टी को, तो कोर्ट उस इंजेक्शन को वेकेट करेगी जब तक रीज़न रिकॉर्ड ना हो जाए, और वो कंसीडर करेगी कि वो नेसेसरी नहीं है इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए। लेकिन अगर इंजेक्शन का ऑर्डर पास हुआ है पार्टी को अपॉर्चुनिटी देकर अपीयर की, हियर्ड की, उसके बाद इंजेक्शन पास हुआ है तो उसके लिए उस ऑर्डर को डिस्चार्ज, कैंसिल और सेट असाइड नहीं होगा। सो बेसिकली इंजंक्शन प्रिवेंटिव रिलीफ है जो दोनों पार्टीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। इंजंक्शन एक सेल्फ इंडिपेंडेंट रिलीफ नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्पस है कि राइट्स को प्रोटेक्ट करे दोनों पार्टीज़ के, और इंजंक्शन का एसेंशियल फीचर है कि अगर एक पार्टी को रिलीफ करे तो ये देखते हुए करे कि दोनों के लिए ये सही ऑर्डर हो। सो ये वीडियो आपको समझ आया होगा। थैंक यू।